स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं आरएएस मेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आरएएस मेंस के रिगार्डिंग कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे आपको डिटेल में आज मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, फिर दूसरा सवाल ये आता है कि आप जो ऑथेंटिक कंटेंट का सोर्स, जिनको आप मूल स्रोत बोल रहे हो, वो जो प्रोवाइड करवा रहे हो, वो जो है आपके नोट्स में कैसे एड ऑन हो सकता है, वो पद्धति हमें बता दो। ठीक है, उसको नोट्स के साथ, यानी बेसिकली सेकंड है वैल्यू एडिशन। आपके जो मेन नोट्स है उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। जैसे मान लो कि कोई अंतर दिया हुआ है किन्हीं दो चीजों के बीच में। ठीक है, जैसे कि प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के बीच में अंतर। आपके नोट्स में जो कंटेंट लिखा हुआ है, मान लो उसके अंदर 4 ही पॉइंट लिखे हुए हैं इनमें अंतर के, या फिर 5 लिखे हैं और वो भी उसमें एक्सप्लेन्ड कुछ भी नहीं है, उनमें कीवर्ड्स लिख के छोड़ दिए गए। तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पहले तो ये सोचो कि प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण वर्तमान पैटर्न है अभी 50 वर्ड्स और 150 वर्ड्स का। तो ये 50 वर्ड्स में भी आता है, तो ये सिर्फ कीवर्ड्स लिखने से तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको मूल स्रोतों से कंटेंट को ऐड किया जाए। तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि आपके आंसर राइटिंग में सुधार हो और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ आप। ठीक है, और फिर तीसरा सबसे मेन सवाल जो है वो है हिंदी और इंग्लिश कहां से पढ़े। तो इस सवाल का, इन तीनों ही सवालों का बेसिकली आपका आज समाधान हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का आपको बेस्ट सोर्स ही मैं आपको बताने वाला हूं, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने शॉर्ट नोट्स वाली बात पे। ठीक है, कि जो शॉर्ट नोट्स हैं इनको अपने देखते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि शॉर्ट नोट्स बेसिकली होते क्या हैं। तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो एग्जाम पैटर्न बेस्ड चीज है एक। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न है उसी पर ही आधारित होते हैं। अब जैसे आरएएस मेंस का एग्जाम पैटर्न है 50 वर्ड्स और 150 वर्ड्स के आंसर्स का, तो ये इसी पर ही आधारित होंगे आपके। आप 15 वर्ड्स के हिसाब से शॉर्ट नोट्स अब नहीं बना सकते बेसिकली। ठीक है, यही अगर आप शॉर्ट नोट्स आरएएस प्री या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बनाओगे तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग होगा। फिर आप उसको सिर्फ याद करने की दृष्टि से बनाओगे, यहां अपने को आंसर लिखना, उस दृष्टि से अपने इसको बनाएंगे। तो पहली बात तो ये हुई कि शॉर्ट नोट्स हमेशा ही एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, आरएएस मेंस के शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के शॉर्ट नोट्स बिल्कुल ही अलग होंगे। ठीक है, फिर दूसरा इसमें आता है कि ये शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ये असिस्टेंट होते हैं मेन नोट्स के। जो आपके मेन नोट्स होते हैं उन्हीं के सहायक ये होते हैं। जैसे मान लो आपका 7वें दिन टेस्ट है, या फिर 30 दिन बाद मान लो एग्जाम है, मेन एग्जाम है, तो उससे पहले आप अपने मेन नोट्स को कंप्लीटली नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है कि आप अपने मेन नोट्स को तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने ज्यादा सब्जेक्ट आरएएस मेंस के अंदर, तो मेन नोट्स को रिवीजन करना मुश्किल है। तो उस स्थिति में फिर आपके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो काम आते हैं। और इनके अंदर जो मेन नोट्स के अंदर जो की वर्ड्स लिखे होते हैं, जिन पर एग्जामिनर अपना ध्यान खींचता है, ठीक है, उन्हीं पर ही वो आप आरएएस मेंस की कॉपी देखना, उसपे डिजिटली जो मार्क किए होते हैं वो कीवर्ड्स के ऊपर ही किए होते हैं। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, ताकि जो अनावश्यक कंटेंट मेन नोट्स में लिखा हुआ है वो हट जाए, लेकिन जो आवश्यक है वो तो एटलीस्ट आ ही जाए। ठीक है, तो वो तो आप एंड ऑफ द डे लिख के ही आओ। इसके अलावा कोई जो फैक्ट्स होते हैं मेन नोट्स में, जो फैक्ट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स, जैसे आपको छठा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें जो पूछी गई थी, तो उसमें उसके जो फैक्ट्स दिए हुए थे वो सारे आपको आने चाहिए, कीवर्ड्स के साथ में उसके फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो ये चीजें आपके आंसर को जो है वो बेहतर बनाती है। ठीक है, फिर तीसरा ये होता है कि ये जो आंसर राइटिंग के गाइड होते हैं, आंसर राइटिंग के गाइड कैसे होते हैं, तो हमेशा, अब आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमेशा ही क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही बनाए जाते हैं। पहले आप ये सोचते हो कि ये जो मेन नोट्स जो आपने पढ़े हैं मेन नोट्स, फिर आप ये सोचते हो कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी की हेडिंग्स को यूज करते हुए आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो। तो ये आंसर राइटिंग के गाइड होते हैं। ठीक है, अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो इनसे। ठीक है ना, तो ये आंसर राइटिंग के गाइड होते हैं। फिर
रिवीजन के बेस्ट सोर्स होते हैं अंतिम समय में, या फिर आपका मान लो 7वें दिन टेस्ट है तो उस टाइम भी आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे, तो ये रिवीजन के आपके लिए बेस्ट सोर्स होंगे। ठीक है, ये तो बात भी शॉर्ट नोट्स होते क्या है, अपने व्यवहारिक बातें भी बहुत करेंगे आगे। ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है कि इनको बनाते कैसे हैं, कैसे इनको बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आपके जो मेन नोट्स हैं या जो कंप्लीट चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, जैसे मान लो आप लॉ का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आरटीआई एक्ट आप पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है, तो आप आरटीआई एक्ट जो है इसकी पहले एक कंप्लीट रीडिंग लो, एक बार रीडिंग ली, फिर एक बार रीडिंग और लो। जैसे ही आपने इसकी रीडिंग ले ली तो आपको ये समझ आ गया कि इस चैप्टर का जो थीम है वो क्या है बेसिकली। तो आपको ये समझ आया कि इस चैप्टर में धाराएं दी हुई हैं, ठीक है, और उनके अंदर उनकी विषय वस्तु दी हुई है। ठीक है, फिर आप ये सोचते हो कि ये आरएएस मेंस के अकॉर्डिंग कैसे काम का है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से इसका बनाता तो मैं क्या करता, जितनी भी धाराएं दी हुई है बेसिकली उन सबकी टेबल फॉर्मेट में पूरा का पूरा कंटेंट बना देता कि धारा 3 में ये लिखा हुआ है, धारा 4 में ये लिखा हुआ है, धारा 5 में ये लिखा हुआ है। बस ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तो इतना इनफ होता, लेकिन मेंस के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये 50 वर्ड्स में क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और 150 वर्ड्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको प्रत्येक चैप्टर से संभावित प्रश्न बनाने आने चाहिए। पहला काम यही है कि आपको संभावित प्रश्न बनाने आने चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आरएएस मेंस के पैटर्न पर आधारित जो भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे आपको आने चाहिए। तो आप इनकी पहले तो सूची बना लो या तो, ठीक है, संभावित जो प्रश्न है उनकी आप एक सूची बना लो, या फिर आपके दिमाग में ही छपे हुए हैं कि ये प्रश्न बन सकते हैं। देन आप सोचो कि इसको मैं कैसे 50 वर्ड्स और 150 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जैसे मुझे मान लो इस आरटीआई एक्ट के जैसे मुझे मान लो आईटी एक्ट के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं इसमें हाँ, ये आईटी एक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सिलेबस में आपके धारा 2 दी हुई है जिसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई है, जिसमें सारी आपको नहीं पढ़नी है बेसिकली, उसमें कुछ कुछ आपको पढ़नी है। तो जो पढ़नी है वो आपको यहां मिलेगी। ठीक है, संचार युक्ति है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर साधन है। अब जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो सब्जेक्ट की नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे लॉ है, लॉ एक सब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, तो लॉ के अंदर आपको आंसर के नंबर कैसे मिलते हैं। लॉ के अंदर जो भी आप आंसर लिखते हो उसका सिंपल सा हिसाब है, उसमें आप एक तो उसकी धारा और उसकी उपधारा मेंशन करो। धारा उपधारा ये मेंशन करनी पड़ेगी आपको। पहला तो इसके कुछ मार्क्स फिक्स हैं, कोई भी प्रश्न आता है उसकी धारा और उपधारा आपको मेंशन करनी पड़ेगी, इसके मार्क्स फिक्स हैं। दूसरा आता है जो भी आप विषय वस्तु लिख रहे हो, उसके अंदर जो भी कंटेंट आप आंसर राइटिंग में लिख रहे हो वो विषय वस्तु एज इट इज वही होनी चाहिए जो कि आपके ऑफिशियल एक्ट में दी हुई है। ये लॉ की नेचर है। तो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं क्या वो सिंप्लीफाइड नोट्स होने चाहिए या फिर आपका जो ओरिजिनल एक्ट है उसी की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इन दोनों का बिल्कुल बैलेंस या संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एज इट इज वही लैंग्वेज लिख दी तो वही लैंग्वेज लिख दी तो फिर वो मेन नोट्स ही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप उनको इतना ही सिंपल कर दो कि फिर वो आपकी आंसर राइटिंग में आपके मार्क्स कटवा दे। ठीक है, तो इतना भी नहीं करना है, एक बैलेंस बनाना है। जैसे मान लो मुझे इसको लिखना है, ठीक है, संचार युक्ति। पहले तो मैं, क्योंकि मुझे एक रीड लिया तो मुझे एक आइडिया लग गया कि इसमें जो परिभाषाएं दी हुई। अब आप एक चीज सोच के देखो इसमें कि जो परिभाषाएं हैं इसको कैसे पूछा जा सकता है। आप मेरे साथ दिमाग लगाने की कोशिश करो कि जो ये परिभाषाएं दी हुई है इसमें धारा 2 में, पहले तो बहुत सिंपल था, इनको 15 वर्ड्स में पूछ लिया जाता था, 15 शब्द में ये पूछ लेते थे। ठीक है, लेकिन अब जो पैटर्न है वो 50 वर्ड्स का है लॉ के अंदर, कि 50 वर्ड्स के ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब वो इतनी छोटी चीज तो पूछेगा नहीं, संचार युक्ति की परिभाषा बता दो, है ना, क्योंकि ये तो कंटेंट ही बहुत थोड़ा दिया हुआ है इसका। तो ये प्रश्न तो आने से रहा। ठीक है,
तो फिर प्रश्न आने के दो ही संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि अगर कोई परिभाषा बड़ी दी हुई है, अगर कोई परिभाषा बड़ी दी हुई है, 50 वर्ड्स के लायक दी हुई है, तो इसका प्रश्न आ सकता है। या फिर दूसरा तरीका है परिभाषा में से प्रश्न आने का कि वो आपसे किन्हीं दो की पूछ सकता है एक ही सवाल में। एक ही सवाल में वो कोई दो परिभाषाएं दे सकता है। तो अब आप ओवर स्मार्ट बन के ये भी मत करना कि आप कोई भी परिभाषा नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि 15 वर्ड्स वाला तो हटा ही दिया है पैटर्न, अब तो 50 का आएगा और ये छोटी छोटी परिभाषाएं थोड़ी पूछेगा। तो ओवर स्मार्ट मत बनना। 50 वर्ड्स के अंदर मान लो उसने दो परिभाषाएं पूछ ली, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें यह चीज है कि जैसे अब मान लो कोई बड़ी परिभाषा है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, ये एक बड़ी परिभाषा है, ठीक है ना, तो ये आपसे 50 वर्ड्स के अंदर पूछी जा सकती है, तो इसको आपको पूरा वहां पे लिखना है। ठीक है, फिर कंप्यूटर प्रणाली पूछी जा सकती है, हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर प्रणाली दोनों ही मिलाकर 50 वर्ड्स में पूछ ले। तो ओवर स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना है कि 15 वर्ड्स वाली चीज कैसे पूछ लेगा, वो बिल्कुल पूछ लेगा। उसने एग्जामिनर ने तो 15 वर्ड्स वाली चीज 100 वर्ड्स में भी पूछी हुई है। तो हर चीज आपको सिलेबस में दी हुई याद करनी है। ठीक है, अब आते हैं कि इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो सिंपल सा तरीका है, आपको पता चल गया ये धाराएं दी हुई है, लो के तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनेंगे, बहुत ही सिंपल। एक तरफ उसकी धारा दी हुई है, फिर उस धारा की आगे विषय वस्तु दी हुई है। ठीक है, उस धारा का विषय दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसे धारा 2 है तो धारा 2 में दी हुई है परिभाषाएं, फिर आगे उसका विवरण। ठीक है, अब विवरण के अंदर जैसे आपको उपधाराएं भी मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे धारा 2 है तो इसकी जैसे मान लो अणय में डाटा दिया हुआ है, हिंदी में आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको अणय वगैरह याद नहीं हो रहा तो इंग्लिश वाला भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अरे रिवील हो गया क्या? 2 अणय, ठीक है, 2 अणय ये इसकी उपधारा है। ठीक है, इसमें जो परिभाषा दी हुई है वो डाटा की दी हुई है, तो डाटा की परिभाषा आप यहां शॉर्ट में लिख दोगे। ठीक है, तो ये रिकॉल करने में आपको सहायता करेगी। इसी प्रकार से आगे जो जितनी भी इसमें परिभाषाएं दी है वो सारी इस टेबल में आप ले आओगे। तो इस प्रकार एक मेथड है टेबल मेथड, जिसमें आप इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना कि उपधारा बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, पूरी लिखनी पड़ेगी कि धारा 2 अणय जो है इसमें डाटा की परिभाषा दी गई है और क्या दी गई है वो यहां पर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो इसमें आता है, मैंने ये बता दिया कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है वो आपको पता लगी कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के बाद, जिससे आपको कि कंटेंट जो है उसकी नेचर का आइडिया लग गया। कंटेंट कैसा है, इसको कैसे अपने शॉर्ट नोट्स किस फॉर्मेट में चेंज करना है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। उसकी हेडिंग्स क्या क्या है, सब हेडिंग्स क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि आपको संभावित प्रश्न सोचने हैं कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और उन्हीं के आंसर लिखने की कोशिश करनी है, वही आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप आंसर ही लिख के आओगे पेपर में, तो वही शॉर्ट नोट्स में लिखना। फिर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आपको क्वेश्चन मानना है और उनके जो भी कीवर्ड्स और फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। उसमें जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें कीवर्ड्स लेने हैं और फैक्ट है तो फैक्ट तो लेना ही लेना है। ठीक है, अब क्या होता है कि कीवर्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफाइंड और एक होता है नॉट डिफाइंड। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड होते हैं, जो आपको पता ही है ऑलरेडी, लेकिन इनको जैसे जन सहभागिता लिखा हुआ है कहीं पर, और जन सहभागिता को एक्सप्लेन कर रखा है आपके नोट्स के अंदर कि जन सहभागिता में ये होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये, इसीलिए मैं बोलता हूं शॉर्ट नोट्स आपके खुद के ही ज्यादा काम के होते हैं या फिर किसी दूसरे के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स काम। जैसे मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, तो फिर मैं जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा वो मैं ये मान के करवाऊंगा कि आपको कोई भी कीवर्ड जो है उसका 1% भी ज्ञान नहीं है, आपको जन सहभागिता पता ही नहीं है, मैं उस हिसाब से फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। तो मेरे जो शॉर्ट नोट्स होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा आपके लिए, वो थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन मेन नोट से ऑब्वियस सी बात है छोटे ही होंगे। लेकिन जो आप बनाओगे, क्योंकि आपको तो पता है ना जन सहभागिता क्या होती है। ठीक है,
तो आप वहां पे सिर्फ जन सहभागिता लिखोगे, उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, तो ये इसलिए आपके नोट्स और छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप से होता है। या फिर ऐसा कीवर्ड है मान लो जो आपको एक्सप्लेनेशन जो है उसका बिल्कुल ही नहीं आता है, कोई ऐसा कीवर्ड भी है जिसका आपको, जैसे मान लो ग्राहक उन्मुखी सरकार, ग्राहक उन्मुखी सरकार, ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, मान लो इसका क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो ये आप एक दो लाइन में लिख सकते हो वहां पे अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको कंटेंट को देखना है, उसकी हेडिंग सब हेडिंग दिमाग में डालनी है, क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग है, फिर आपको उसका नेचर पता लग गया कि इस कंटेंट को कैसे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लाया जा सकता है, टेबल फॉर्म में ला सकते हैं या फ्लो चार्ट के माध्यम से ला सकते हैं, किस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, फिर आपको उससे रिलेटेड जो भी आरएएस मेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न है वो सोचने हैं और उन्हीं का आंसर लिखना है, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं और कुछ नहीं है। फिर आते हैं इसके बनाने के तरीके पर। ठीक है, तो बनाने के तरीके के अंदर सिंपल है, आप एक तो टेबल फॉर्मेट यूज कर सकते हो जो लो के अंदर यूज करते हैं, और मोस्टली टेबल फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो बहुत सारे, जैसे कोई भी अंतर से रिलेटेड आता है तो वहां तो आप टेबल फॉर्मेट ही यूज करें, वही ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा इसमें मेथड है माइंड मैप्स का और फ्लो चार्ट्स का। ठीक है ना, आप माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी प्रकार आप दर्शाते हो तो इसके इतने प्रकार हैं, जैसे पर्वत है, पर्वत के प्रकार, ठीक है, ब्रंशोथ, इस प्रकार से, फिर उसके नीचे उससे रिलेटेड कंटेंट लिख दिया इस प्रकार से, अवशिष्ट पर्वत है। तो इसके दोनों ही तरीके हैं, या तो इसको फ्लो चार्ट में कर लो या फिर टेबल में कर लो, एक ही बात है। बस टेबल में एक ही खतरा रहता है, टेबल में खतरा ये रहता है कि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करके, हाँ शॉर्ट नोट्स आप टेबल फॉर्मेट में बना सकते हो, लेकिन आंसर राइटिंग में टेबल फॉर्मेट जितना कम यूज हो उतना बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपकी बहुत सारे जो मार्जिन्स है उसको खा जाएगा, मार्जिन्स बहुत खा जाएगा वो फिर। ठीक है ना, या फिर आप टेबल को ऐसे बनाओ कि मार्जिन ना खाए वो आपकी कॉपी में। ठीक है, इसके अलावा माइंड मैप यूज कर सकते हो, ज्योग्राफी के अंदर आप मैप्स का यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, मैप्स के थ्रू आप कंटेंट ले सकते हो शॉर्ट नोट्स में, कोई भी एक सीधा सीधा चिपका सकते हो किसी बुक में से। फिर इसके अलावा आप डायग्राम यूज कर सकते हो साइंस के अंदर, डायग्राम के अंदर जैसे पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम, उसके जो भी फंक्शंस हैं वो सारे अंगों के जो भी उसके अंदर है वो सारे आप लिख सकते हो वहीं पर उसी डायग्राम के अंदर, बेसिकली दो दो लाइनें ऐसे फ्लो चार्ट में निकाल के। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स की है बात। अब एक सवाल और है, क्या शॉर्ट नोट्स सभी सब्जेक्ट के बनाने चाहिए? क्या शॉर्ट नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के बनाने चाहिए? तो इसमें बहुत सिंपल सी बात यह है कि जो आपका मेजर पोर्शन है 5 मिनी सब्जेक्ट, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट इथिक्स और पबैड हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए जिसमें कि हिस्ट्री है ना, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक सब्जेक्ट और है वो है साइंस, और एक हो गई लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश। तो इनमें से किस किस के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्या सभी के बनाने चाहिए, कब तक शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाने चाहिए? तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज अभी दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप लोकबंधु की आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हो मान लो, ठीक है, उसमें जो बेस्ट शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मान लो आप, जैसे आपको टारगेट दिया गया है कि पहले टेस्ट के अंदर आपको लोक प्रशासन का, टेस्ट 1 में मान लो लोक प्रशासन का ये 2 टॉपिक पढ़ के आने हैं। ठीक है, 2 यूनिट पढ़नी है, बेसिकली 2 यूनिट पढ़नी है मान लो। ठीक है, और लो जो है टेस्ट 2 जो लो है आपका, इसी टेस्ट 1 का ही दूसरा पोर्शन लो है जिसके अंदर आपको 2 यूनिट पढ़नी है, हिंदी का एक टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें आप या तो इसकी तैयारी, टेस्ट की तैयारी ऐसे कर सकते हो, देखो टेस्ट की तैयारी या तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी आप आरएएस प्री की भी तैयारी कर रहे होंगे कुछ हद तक, एक तरफ प्री है एक तरफ मेंस है, अभी आप प्री और मेंस दोनों की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मान लो आप अभी 10 घंटे पढ़ रहे हो
और 10 घंटे में से 5 घंटे प्री को दे रहे हो, 5 घंटे आप मेंस को दे रहे हो, ठीक है। तो जो मेंस को 5 घंटे दे रहे हो, इसमें से अब आप टेस्ट की तैयारी करोगे, जिसके अकॉर्डिंग आप मान लो कोई भी और कोचिंग की आपने टेस्ट ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो इस 5 में से आप 1 घंटा लैंग्वेज के दो, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा आप 1 घंटा जो है वो दोगे आप इस मिनी सब्जेक्ट्स को, ठीक है, और 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे आपके मेन सब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है आपका कि या तो आप, अगर आपने अब तक मेन नोट्स नहीं पढ़े हैं तो पहले तो मेन नोट्स पढ़ो, ठीक है। आपने मेन नोट्स पढ़े, साथ ही साथ आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चले। एक बार बहुत छोटे नोट्स बना लो, शॉर्टेस्ट नोट बना लो, शॉर्टेस्ट की कीवर्ड्स वगैरह ही लिखो, ताकि आपको आंसर में रिकॉल करने में काम आ जाए वो, बस उनके जो मेन मेन कीवर्ड्स हैं वो आपका बड़ा जो आंसर है उसमें काम आ जाए, उसको आप लिख पाओ, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप उनके शॉर्टेस्ट नोट्स बना लो, ठीक है, और उन्हीं को रिवाइज करते रहो और उन्हीं के आधार पर अपना टेस्ट दे लो। दूसरा तरीका फिर ये है कि आपके जो मेन नोट्स हैं केवल आप उन्हीं को रिवाइज करो और टेस्ट दो, रिवाइज करो देन टेस्ट दो, शॉर्ट नोट्स बनाने वाला काम छोड़ दो, और आपको आने वाले टाइम में शॉर्ट नोट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में शॉर्ट नोट्स मिल ही जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो एक बार आप मेन नोट्स पढ़ो, बाकी आप बनाना चाहते हो तो आप शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बनाओ खुद के और टेस्ट दो, बस इस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है प्री और मेंस को साथ साथ में। 5 घंटे मेंस को दे रहे हो तो इसमें 3 घंटे मेन सब्जेक्ट को दो, 1 घंटा मिनी सब्जेक्ट और 1 घंटा आप हिंदी और इंग्लिश को दो। इनको कैसे करना है आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुई बात कि किन किन सब्जेक्ट्स के बनाने चाहिए। अगर अपने बात करें तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के तो शॉर्ट नोट्स आप नहीं बना पाओगे, ये जो कोर सब्जेक्ट हैं इनको आप छोड़ सकते हो, इनके शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड नहीं है, इनके आप शॉर्टेस्ट नोट बना सकते हो। शॉर्टेस्ट क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट में बेसिकली बहुत कम चीजें लिखी जाती है। एक आंसर जैसे कोई 150 वर्ड्स का आंसर है जिसमें आपको कोई 6 हेडिंग्स में उस आंसर को लिखना है, तो आपके जो शॉर्टेस्ट नोट्स होंगे उनमें ये 6 हेडिंग लिखी होगी, बस सिर्फ हेडिंग लिखी होगी, ताकि आप उसमें एक भी चीज मिस ना कर दो, हेडिंग कोई मिस ना कर दो, उनको बोला जाता है शॉर्टेस्ट नोट्स, ठीक है। तो इनके शॉर्टेस्ट नोट से काम चल जाएगा, इतना ज्यादा इसको करने की नीड नहीं है, बाकी प्रोवाइड करवा ही देंगे टाइम आने पर, ठीक है। तो आपको जो बनाने हैं शॉर्ट नोट्स वो इनके होने चाहिए, 5 सब्जेक्ट के, 2 इसके जो इथिक्स और 5 मिनी सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा इथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा आपको साइंस के शॉर्ट नोट्स बनाने ही चाहिए, मस्ट है, ये मस्ट है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो इसके वो शॉर्ट नोट्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। और बहुत इजीली साइंस के शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट नोट से रिलेटेड बात हुई कंप्लीट। अब अपने दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। दूसरा सेगमेंट है ऑथेंटिक सोर्स वाला जो कंटेंट है, ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स बोल लो, मूल स्रोत बोल लो, एक ही बात है। अब ये मूल स्रोत क्या क्या होते हैं, तो एक तो आरबीएससी की ओल्ड बुक्स होगी, एक आपके वीएमओयू की बुक्स होगी, एक आपके इग्नू की बुक्स होगी, एक आपके एनसीईआरटी होगी। इसके अलावा कुछ जगह पर गवर्नमेंट की साइट्स का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अपने को हाँ जो ऑफिशियल एक्ट है जैसे लॉ वगैरह है तो यहाँ पर ऑफिशियल एक्ट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे होते हैं आपके मूल स्रोत। और यकीन मान लो कि जो आपका आंसर चेक कर रहा है ना, उसके पास में जो आंसर है वो इन्हीं की विषय वस्तु है, इन्हीं मूल स्रोतों की ही विषय वस्तु, उसके पास में आपके नोट्स की विषय वस्तु नहीं है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये आता है कि ये मूल स्रोत क्या आपको पढ़ने हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इन सारे सोर्सेज का कंपाइलेशन करके
चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हर सब्जेक्ट का, जिसमें अब तक 3 सब्जेक्ट का प्रोवाइड करवाया जा चुका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी और लॉ। इन तीनों का अब तक करवाया जा चुका है। इसको आप जाके देखो, जिसमें कि इन सारा जो ऊपर सारे मूल स्रोत बताएं, इन्हीं को कंपाइल करके आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो आप अपने आपके जो नोट्स हैं, आपके खुद के जो नोट्स जो आपने बाई कर रखे हैं, आप उनको रिप्लेस कर सकते हो इनसे। ठीक है, आप अपने खुद के नोट्स जो पढ़ोगे उसमें आपको एक डायलेमा रहेगा 100% कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो इनफ है या नहीं, कहीं इससे बाहर तो नहीं चला जाएगा। लेकिन जब आप ये वाले पढ़ोगे मूल स्रोतों वाले, तब आपके दिमाग में 1% भी डाउट नहीं बचेगा कि इससे बाहर कुछ जा सकता है क्या। ठीक है ना। तो ये अच्छा, कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको बता दूं, ये सारे के सारे टेलीग्राम पर निशुल्क अवेलेबल है, लोकबंधु 2025, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है ना। और अभी टेलीग्राम चल नहीं रहा है, तो ये अभी कहाँ मिलेंगे आपको, तो आप लोकबंधु ऐप पर जाना। ठीक है, लोकबंधु ऐप पर जाना और वहां पर आपको RAS मेंस टेस्ट सीरीज वाला कोर्स दिखेगा सबसे ऊपर। RAS मेंस टेस्ट सीरीज वाला कोर्स दिखेगा, उसके अंदर आप कंटेंट में जाना और कंटेंट में जाकर आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और वहां पर और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। शॉर्ट नोट्स भी वहां पर कुछ नमूने दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। इथिक्स के पढ़े हैं वहां पे, इसके अलावा बायोलॉजी के पढ़े हैं। ठीक है ना, तो वो आप नमूने जरूर देखें शॉर्ट नोट्स के, कंप्लीट ही है, वो पुराना सिलेबस है बस, तो वो उनको नमूना बोल रहा हूं मैं, सैंपल। ठीक है, तो ये चीज है कि आप अपने खुद के नोट्स को भी इससे रिप्लेस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कुछ लोग हैं वो अपने नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो स्वागत है उनका। ठीक है, आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, बहुत सही है, लेकिन ये एडिशन आपको करना ही करना पड़ेगा मूल स्रोतों वाला। या तो आप मूल स्रोतों का ही पढ़ लो, या फिर आप अपने नोट्स में इसका एडिशन कर लो। अब आपको मैं सिंपली बता देता हूं एडिशन कैसे करना है, कैसे किया जाता है। देखो, ये आपका विश्व भूगोल है। ठीक है, इसमें आप एक आंतरिक संरचना वाला चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, ये VMOU का कंटेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आप एक टॉपिक पढ़ते हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके एग्जांपल से समझा देता हूं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना दी हुई है। ठीक है, आपके नोट्स में मैं मान के चल रहा हूं कि स्वेस का वर्गीकरण तो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से एक इसकी नजर में इस पूरे कंटेंट को पढ़ें। फिर आपने देखा स्वेस के वर्गीकरण में कोई 1-2 लाइनें आपको एडिशनल मिल गई, मान लो। ठीक है, जैसे ये सियाल है, तो सियाल की मान लो कोई एक लाइन एडिशनल मिली, तो वो आप वहां अपने नोट्स में ऐड कर लो। फिर जैसे सीमा है, तो सीमा की मान लो आपको कोई एक लाइन एक्स्ट्रा मिली, तो आप सीमा को ऐड कर लो वहां पे। नीफे की कोई एक लाइन एडिशनल मिली, तो नीफे की वो लाइन ऐड कर लो। कुछ भी एडिशनल मिलता है तो वो ऐड कर लो उसमें अपने नोट्स में। ठीक है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आपके नोट्स में दिल्ली का वर्गीकरण तो नहीं दिया हुआ होगा। तो दिल्ली का जो वर्गीकरण है वो नहीं दिया हुआ है, तो इस दिल्ली के पूरे वर्गीकरण को 1-2 तरीके हैं। देखो, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप हैंड रिटन कर लो इस काम को, कि आप हैंड रिटन जो है कि एक अलग से ही रजिस्टर लगा लो। आपके नोट्स जो हैं वो हैं, इसके अलावा एक अलग से रजिस्टर लगाओ, उसका नाम रखो वैल्यू एडिशन, और उसमें फिर आप ये पूरा का पूरा हैंड रिटन लिखो कि दिल्ली का वर्गीकरण, और यहां से इसको लिखो। या फिर इसका दूसरा तरीका है, जैसे आपने होम्स का वर्गीकरण भी नहीं पढ़ा होगा 100%। ठीक है, तो यहां पर होम्स का वर्गीकरण भी दिया हुआ है। अब मान लो उसने होम्स के वर्गीकरण से प्रश्न पूछ लिया, फिर क्या करोगे? आपके नोट्स में तो दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, दिल्ली का नहीं दिया हुआ आपके। हाँ, वांडर ग्राट का जरूर दिया हुआ है, लेकिन कुछ नोट्सों में टेबल बना के काम पूरा कर दिया गया है। तो ये सारा है वर्गीकरण, ध्यान से समझ लेना। ये वर्गीकरण है, ये मूल स्रोत है, VMOU की MA की बुक है ये, वहां से इसको कंपाइल किया गया है सारा। ठीक है, फिर जेफरीज का वर्गीकरण आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, 100% ही। ठीक है ना, तो ये वर्गीकरण है। तो अब आपने देख लिया कि ये एडिशनल चीजें हैं, इसको कैसे ऐड किया जाए। 2 तरीके हैं, अलग से रजिस्टर लगा के उसमें हैंड रिटन लिख लो सब कुछ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
जैसे आपको ये पता लग गया कि इतना जो कंटेंट है, जैसे मैं इस पेज को छोटा करूं, अगर और छोटा कर देता हूं, ठीक है, जैसे आपको पता ये पूरा पेज है, ठीक है, इस पेज के अंदर आपको पता है कि वांडर ग्राट का वर्गीकरण जो है वो आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, और ये होम्स का नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ होम्स का चाहिए तो आप होम्स तक स्क्रीनशॉट ले लो, एडिट इसको क्रॉप कर लो, और ऐसे करके सारे जो भी नहीं दिए हुए हैं उन सबको स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप उसको प्रिंट करवा लो। बस थोड़ा सा क्वालिटी का इश्यू आएगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं आएगा, आप इजीली उसको पढ़ पाओगे, ठीक है। बस हाँ, कुछ जगह पर ये होगा एक पेज पर आपको हो सकता है 3 लाइनें ही मिले, तो वो फिर आप अपने उस जो मेन नोट्स है वहीं ऐड कर लो, अगर कुछ थोड़ा है तो इतना दिमाग तो खुद लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू एडिशंस करने हैं। अगर आप ये मेन नोट्स इन्हीं से पढ़ लोगे जो मूल स्रोतों वाले नोट्स है, तब तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप अपने नोट्स के साथ इनको पढ़ना चाह रहे हो तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर अपने चले एक और आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं इसमें, जैसे ये है लोक प्रशासन, ठीक है, ये आपको आरबीएससी की बुक का कंटेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। ये आप नवीन लोक प्रशासन पढ़ते हो, तो नवीन लोक प्रशासन के अंदर नवीन लोक प्रशासन के विकास के उत्तरदायी तत्व तो निम्नलिखित है, ये इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके नोट्स में एज इट इज तो ये नहीं दिया होगा, ठीक है। मैंने भी खूब नोट्स पढ़े हैं, खूब तैयारी की है, ठीक है, 5 साल से ज्यादा तैयारी की है आरएएस मेंस की, तो जो कुछ लोग ज्ञान बांटते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उनको ही बता रहा हूं ये है लेवल, पास भी नहीं आ पाओगे, सिर्फ भौंकने का ही काम रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो नवीन लोक प्रशासन के विकास के उत्तरदायी तत्व है, ये आपके नोट्स में 100% नहीं होंगे, ठीक है, अलग फॉर्मेट में लिखे हो सकते हैं, लेकिन अलग से हेडिंग तो नहीं होगी इसकी। तो ये 5 उत्तरदायी तत्व है, हो सकता है 50 वर्ड्स में पूछ लिए जाए, ठीक है। तो ये आपका हनी प्रतिवेदन है, फिलोडेल्फिया सम्मेलन है, प्रथम मिन्नुब्रुक सम्मेलन है, फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित रचना है, और वोल्डो के द्वारा प्रतिपादित एक पुस्तक है, ठीक है। 2 बुक्स हैं और इसके अलावा 2 सम्मेलन है और एक रिपोर्ट है। ये प्रश्न अगर आपसे 50 वर्ड्स में पूछा जाता है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे पास में 50 वर्ड्स में लिखने लायक, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ हेडिंग्स देखी है, इसको अंदर भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, वो आप यहीं से एड ऑन कर सकते हो। इसी प्रकार से जैसे नवीन लोक प्रशासन के 4 मुख्य लक्ष्य बताए गए हैं, तो इसमें एक प्रासंगिकता है, मूल्य है, सामाजिक समता है और एक परिवर्तन है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, प्रासंगिकता, ठीक है। प्रासंगिकता में क्या लिखना है, अब आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग लिखने चले जाओगे, लेकिन लिखना ये है जो यहाँ लिखा हुआ है, प्रासंगिकता में ये लिखना है, इसको बस शॉर्ट करना पड़ेगा आपको। ये 150 में पूछ लिया जाए तो कितना शॉर्ट करना है, ये आपके दिमाग के ऊपर है। मूल्य है, सामाजिक समानता है, शॉर्ट करते टाइम बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ना है, बस फैक्ट एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो एनालिटिकल चीज है उसको ही छोड़ना है। जैसे ये परिवर्तन है, तो परिवर्तन के अंदर ये बहुत सारी चीजें दी हुई, परिवर्तन का पूरा प्रबंधन दिया हुआ है, नवलोक प्रबंधन के 10 सूत्री कार्य योजना दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंटेंट ऐड करना है, या फिर आप सारा यही पढ़ लो, मूल स्रोतों वाला ही क्यों माथापच्ची कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने नोट्स के साथ इसको ऐड कर लो, जिसके 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये था ऑथेंटिक सोर्स वाला। अब तीसरा सवाल आता है आरएएस प्री के साथ मैनेज कैसे करें, तो वो भी मैंने बता दिया, 5-5 घंटे का हिसाब रखो सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर के अंदर आप कंप्लीटली 10 घंटे प्री पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। सितंबर तक आपको जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 5-5 घंटे तक आप मेंस की ही तैयारी, 5 घंटे मेंस और 5 घंटे प्री, ठीक है। उसके बाद तो आप मेंस पे कंप्लीटली फोकस हो ही जाओगे, 12-12 घंटे भी पढ़ सकते हो इजीली मेंस के लिए, ठीक है। ऐसा शेड्यूल बनाएंगे आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि कैसे मैनेज कर रहे हैं इन चीजों को, हिंदी इंग्लिश भी साथ में चलेगी, तो 12 घंटे का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा। अब अगर अपने बात करें आगे इसमें कि जो लास्ट सवाल है वो है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इसको आज अपने एंड करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत जान खाई है इतने दिन, ठीक है, कि हिंदी और इंग्लिश का 1 स्टॉप सॉल्यूशन बता दो आरएएस मेंस के लिए, ठीक है, बता देते हैं आज। पहले इंग्लिश का बता देते हैं, फिर हिंदी का बता देंगे। देखो, इंग्लिश के अंदर 2 बुक्स आती हैं बेसिकली। एक जो बुक है इसमें
ये दो बुक हैं बेसिकली, दो बुक्स आती हैं। एक जो बुक है आपकी वो तो है आपकी अरविंद सर, है ना, अरविंद सर, और दूसरी बुक है राकेश बाम्बू। ठीक है, दो राइटर हैं, इनकी बुक आती है। ठीक है, अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझना। जो राकेश बाम्बू जी की बुक है इसमें थ्योरी दी हुई है, दोनों ही आरएएस मेंस बेस्ड ही है, पूरी तरह से आरएएस मेंस बेस्ड बुक है ये, पूरी तरह से आरएएस मेंस के पैटर्न पे ही आधारित है। इसमें थ्योरी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये जो अरविंद सर वाली बुक है ये कंप्लीटली प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस की समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी, बहुत सारी प्रैक्टिस इस बुक में मिलेगी। अब आते हैं कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश, इसमें बेसिकली आपके ग्रामर वाला पोर्शन और कंपोजिशन, दो पोर्शन है। ठीक, जो ग्रामर हो चाहे कंपोजिशन हो, दोनों में एक ही चीज काम करती है और वो है प्रैक्टिस। ठीक है, दोनों में एक ही चीज काम करती है और वो है प्रैक्टिस। इंग्लिश के अंदर रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करते हैं, इंग्लिश में जो काम करती हुई चीज है वो है प्रैक्टिस और कॉमन सेंस। आप देखोगे बने बनाए रूल जो है वो फेल हो जाते हैं कि कहाँ किसका यूज करना है, कॉमन सेंस से अपने आप अपने उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ग्रामर के नियमों के पीछे इतना ज्यादा पागल नहीं होना है। ठीक है ना, कि ये नियम भी पढ़ लें वो नियम भी पढ़ लें, बेसिक नियम जो दिए हुए हैं उन्हीं से काम हो जाएगा। ठीक है, बस उसको आपको आरएएस मेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा, जो एरर फाइंडिंग वाला पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उनको सही से कर पाओगे। ठीक है, अगर आप उसके कंसेप्ट पढ़ के बैठे और प्रैक्टिस उसी पारंपरिक फॉर्मेट में कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, या किसी और फॉर्मेट एबीसीडी फॉर्मेट में आप दिशा, कहीं आप पीवाईक्यू दिशा पढ़ रहे हो, तो ये काम नहीं आएगी। फिर ये आरएएस मेंस का प्रैक्टिस मेथड ही नहीं है। आरएएस मेंस का जो पैटर्न है एरर फाइंडिंग वाला, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में दो सोर्स हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास में दो सोर्स हैं। राकेश बाम्बू जी की जो बुक है उसमें आपको थ्योरी और बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी, अरविंद सर की बुक में आपको खूब सारी प्रैक्टिस मिलेगी, प्रैक्टिस की समाप्ति। अब सवाल ये आता है कि दोनों बुक लें या कोई एक बुक लें। ठीक है, अभी क्लियर कर देते हैं। अगर आपके पास में इंग्लिश के नोट्स नहीं है, आपने पहले इंग्लिश नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं किया है, तो आप राकेश बाम्बू सर की बुक, ठीक है, राकेश बाम्बू सर की बुक ले लें। ठीक है, और साथ में अरविंद सर की बुक भी ले लें, दोनों ही बुक लें फिर तो। ठीक है, क्योंकि खूब सारी प्रैक्टिस आपको यहां मिलेगी, कंपोजिशन की 1% भी दिक्कत नहीं आएगी प्रैक्टिस में। राकेश बाम्बू सर की बुक में भी खूब प्रैक्टिस है, खूब थ्योरी दी हुई है, थ्योरी वाला काम आपका यहां से हो जाएगा इस बुक में से। ठीक है, इसके लिए आपको इधर उधर देखने की नीड नहीं है, और प्रैक्टिस का काम यहां से हो जाएगा। हालांकि इसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिस दी हुई है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिनके पास इंग्लिश के नोट्स नहीं है, जो पहली बार आरएएस मेंस दे रहे हैं, वो आप दोनों बुक ही लें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑलरेडी इंग्लिश के नोट्स हैं या कोई किताब है मान लो उनके पास में, तो फिर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस बुक की तरफ ही जाएं। अरविंद सर की जो प्रैक्टिस बुक है उससे आप प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स पढ़ें, उसमें थ्योरी दी हुई है, उसके साथ आप प्रैक्टिस की तरफ आए। ठीक है, तो ये दो बुक हैं इंग्लिश के लिए बेसिकली। ठीक है, ये बुक है अरविंद सर की और ये बुक है आरबीडी की तरफ से राकेश बाम्बू सर की, जो कि एलडी गुरनानी जी के गाइडेंस में लिखी गई है। ठीक है ना, इस बुक को पर्सनली मैंने पढ़ा था और बहुत ही शानदार बुक है ये। ठीक है, इसमें इंडेक्स में आपको दिखा देता हूं, आरएएस मेंस का हर एक टॉपिक जो है वो कवर किया गया है, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन। ऑल्दो ये ग्रामर के टॉपिक अब हट चुके हैं, प्रीपोजिशन ही बचे हैं, अब ज्यादा कंपोजिशन वाला पार्ट रहा है और वोकैब वाला पार्ट रहा है। ठीक है, तो वोकैब को करने के भी एक और बुक भी आती है वैसे तो, अगर आपको वोकैब को बहुत ज्यादा करना है, बेसिकली यहां से पढ़ लो, इतना ही इनफ है। लेकिन अगर आपके कीड़ा ज्यादा है, ठीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, हालांकि पढ़ कुछ नहीं पाओगे मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो वोकैब की एक ब्लैक बुक नाम से बुक आती है, वो भी आप बाई कर सकते हो। ठीक है, अलग से वोकैब की। लेकिन अब ज्यादा पार्ट यहां पर जो है वो है कंपोजिशन वाला, और बहुत सारा नया पार्ट भी ऐड हो गया। देखो जो नया पार्ट ऐड हो गया है वो तो हम टेस्ट सीरीज के थ्रू या फिर टेलीग्राम पर
प्रोवाइड करवा देंगे आपको, लेकिन एक बार के लिए आप कोई बुक तो खरीदो। नया पार्ट तो जो ऐड हुआ है वो तो प्रोवाइड करवा ही देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, आप कोई बुक खरीदो बस, उसके साथ पढ़ना स्टार्ट करो। आप वेट थोड़ी करते रहोगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कब आएगी, नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये 2 बुक्स है बेसिकली, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है, और ये थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों। अब आते हैं हिंदी पे, ये तो बात हुई इंग्लिश की, अब आते हैं हिंदी पे, है ना। वो कैब की मैंने बता दी है, ठीक है ना। ब्लैक बुक नाम से बुक आती है, ब्लैक बुक। इसके अलावा आप अगर खरीदना चाहो तो ये भी आती है ग्रामर की, लेकिन ग्रामर है ही नहीं अब इतना, कुछ नहीं है ग्रामर में, वो कैब ज्यादा है अब। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब आते हैं हिंदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है, हिंदी में बहुत सारे टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। एक सेकंड में आपको सिलेबस ही दिखा देता हूँ यार, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये तो पुराना वाला होगा यार, नया वाला, इसको कंपेयर करेंगे पुराने से। एक सेकेंड, एक बार सिलेबस में आपको दिखा दूं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। हम्म अरे यार, ये भी पुराना निकाल दिया गया, क्या कर रहा हूं मैं। अरे तो ये 2026 का सिलेबस है, ठीक है। और अब अपने देखते हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश देख सकते हो, इसमें इंग्लिश जो ग्रामर है, सॉरी सबसे पहले तो वीडियो इतनी देर पॉज रही है, ठीक है ना। तो इंग्लिश जो है इसके अंदर जो
ग्रामर दिया हुआ है वो 20 मार्क्स का है अब, ठीक है। और ग्रामर के अंदर अब वोकैब वाला पोर्शन ज्यादा है। ग्रामर में आप देखोगे सिर्फ प्रीपोजिशंस ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और ऐड किया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच, जो बेसिकली 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कनेक्टिव्स ये सब पढ़ते हो। ये पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको अब ऐड मिलेंगे सिलेबस में। उसके अलावा सारा का सारा ग्रामर वाला पोर्शन सब हटा दिया गया, ठीक है। तो अब आपके पास वोकैब वाला सेक्शन ही बचा है ग्रामर में, जिसमें कि फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है और कंफ्यूजिंग वर्ड्स बचे हैं, ठीक है। और इन सब को भी एप्लीकेशन फॉर्मेट में ही पूछा जाएगा, इनका अनुप्रयोग जो है वो पूछा जाएगा। फिर उधर अनसीन पैसेज दिया हुआ है और ट्रांसलेशन दिया हुआ, और इसको 30 मार्क्स का कर दिया है। तो इसमें से हो सकता है कि आपसे 15 में पूछ ले, या फिर 5 है इसका मार्क्स बढ़ा के 3 कर दिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि इसको 20 में पूछे और इसको 10 में पूछे, ऐसा भी हो सकता है। 20 मार्क्स की जो थर्ड यूनिट की गई है इनके द्वारा, उसमें एक तो थीम इलेबरेशन है, और इसके अलावा राइटिंग के अंदर इन्होंने लेटर राइटिंग को थोड़ा सा विस्तार दिया है, और इसमें ऑफिशियल लेटर के साथ डेमी ऑफिशियल लेटर को भी ऐड किया है। इसके अलावा इन्होंने मेमोरेंडम एक नया ऐड किया है, और रिपोर्ट राइटिंग तो पहले भी था, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स करेंगे, 10 के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे तो है ही, ये ऐसे तो अलग से है ही, तो ऐसे बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। ऐसे की अलग से बुक भी बता देंगे एक टाइम के बाद। अभी के लिए तो जो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक टॉपिक के ऑलमोस्ट 6 यानी कि 6 टॉपिक है तो 36 टेस्ट और उनके उत्तर वो तो हम प्रोवाइड करवा ही देंगे। तो हो सकता है आपको बुक भी ना खरीदनी पड़े, ठीक है। और आगे भी जो कंप्लीट टेस्ट होंगे उनमें भी प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो हिंदी का पहले तो मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल से, ठीक है। हिंदी में आपको ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। हिंदी में ऑलरेडी आपके पास पड़ी होगी राघव प्रकाश, ठीक है। एक तो इसका सोर्स है राघव प्रकाश। आरएएस मेंस के लिए राजस्थान के मार्केट में हिंदी की सबसे बेस्ट बुक राघव प्रकाश ही है, ठीक है ना। क्योंकि आरएएस मेंस का जो कंपोजिशन वाला पार्ट है वो और किसी भी बुक में इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ। तो कंपोजिशन वाले पार्ट और ग्रामर पार्ट दोनों को साथ मिलाकर राघव प्रकाश आरएएस मेंस की सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। फिर इसके अलावा एडिशनल में क्या पढ़ना चाहिए, तो एडिशनल में आरबीएससी जो है उसकी जो नवीन व्याकरण और रचना वाली जो 2 किताबें हैं बेसिकली, वो दोनों किताबें। और इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इन दोनों में जो भी कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है, वो सारा आपको आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज में फ्री मिल रहा है। जैसे मान लो उपसर्ग प्रत्यय है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय है टॉपिक, तो वो इस बुक में जो दिया हुआ है और इस बुक में जो दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके एक फाइल बनाई गई है। इसी प्रकार से हर टॉपिक को जोड़ करके एक फाइल बनाई जाएगी टॉपिक वाइज, और जिसमें इन दोनों बुक्स का कवर होगा कंटेंट। तो आपको ये दोनों बुक्स पूरी पढ़ने की कतई नीड नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे इनमें जो अनुवाद वाला टॉपिक दिया हुआ है, तो दोनों बुक्स का जोड़ के आपको एक ही पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और फिर लास्ट में पूरा पूरा मर्ज कर दिया जाएगा सारे टॉपिक्स को, और फिर एक ही पीडीएफ हो जाएगी आरपीएससी की, ठीक है, जिसमें दोनों बुक्स आ जाएगी और आरएएस मेंस का कंप्लीट सिलेबस पूरा। और इसके अलावा एक सोर्स है राघव प्रकाश। अब एक चीज इसमें बस आपको ध्यान रखनी है, वो है ये उपसर्ग प्रत्यय आप यहीं से पढ़ोगे राघव प्रकाश आरबीएससी में। युगम शब्द, अच्छा एक दिन कोई बंदा बोल रहा था कि आपने एसआई के टेस्ट सीरीज में युगम शब्द नहीं लिए, तो मैंने उसको बताया कि भाई समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लिखे हुए हैं वही युगम शब्द होते हैं। कहता नहीं, युगम शब्द और होते हैं। उसने खूब डिबेट की, पता नहीं क्या दिमाग था, ठीक है। तो मैं बता दूं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और युगम शब्द एक ही चीज है, ठीक है। तो एक ये टॉपिक है। फिर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है, और मुहावरे और कहावतें। अब इसमें ये जो वाक्य शुद्धि टॉपिक दिया हुआ है ना, इसको आप हरदेव बहारी की बुक से पढ़ना, हरदेव बहारी और आरबीएससी, और ये तो सोर्स है। इसके अलावा हरदेव बहारी से भी पढ़ना आप उसको। हरदेव बहारी की निःशुल्क पीडीएफ पड़ी हुई है एसआई वाली टेस्ट सीरीज वालों के अंदर, और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। मुहावरे और लोकोक्तियां, सबसे ज्यादा मार्क्स लोगों के यहीं कट रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में। तो इस पे आपको फोकस करना है, आरबीएससी वाली मुहावरे और लोकोक्तियों पे। इसके अलावा राघव प्रकाश में जो दिए वो तो है ही,
भोलानाथ तिवारी की तरफ मत जाना, ये आरएएस मेंस है, उतना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आरबीएससी वाला जो दिया हुआ है ना, इसमें मेन चीज पता है क्या है, मेन चीज है वाक्य प्रयोग। आपको अर्थ पता हो ना हो, वाक्य प्रयोग अगर आपने सही कर दिया, हालांकि अर्थ के बिना तो आप वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक सेंस लग जाता है कि इसका अर्थ यही होने वाला है। तो वाक्य प्रयोग इसमें मेन चीज है, वो आप अगर सही से नहीं कर पाओगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं फिर यहाँ पर, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग आपको जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है इसमें। फिर आते हैं पारिभाषिक शब्दावली, ये इंपॉर्टेंट है, अब ये ध्यान से समझना। बाकी सारे तो आपको राघव प्रकाश और आरबीएससी में से ही पढ़ने हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली ना तो आपको राघव प्रकाश में से पढ़नी है, ना आपको आरबीएससी में से पढ़नी है। फिर कहां से पढ़नी है, तो पारिभाषिक शब्दावली आपको मैंने बताई रखी है। आरएएस मेंस में अब तक जितने भी आए हैं सारे के सारे पारिभाषिक शब्दावली आई है गृह मंत्रालय के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, पारिभाषिक शब्दावली है। जो प्राप्त करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है, अब देखो इसको हमने 250 पेज में चेंज कर दिया, ऑफिशियल है 650 पेज का, इसमें जो 2 कॉलम बचे हैं प्रयोग वाले वो हटा दिए हैं, ठीक है। और 250 में कैसे कन्वर्ट, सारे शब्द लिए गए, इसमें 5468 शब्द हैं टोटल, वो सारे ही लिए गए। 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, कठिन और सरल, कि जो इजी है उनको याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है, एक रीडिंग में काम हो जाएगा, वो सरल शब्द है, वो 106 पेज के हैं, और कठिन 144 के। तो बेसिकली आपको याद हो तो 144 पेज के ही करना है। इसमें भी कुछ में सीक्वेंस है, और अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो 13 घंटे की यूट्यूब पे ए से लेकर जेड तक की कंपाइल्ड क्लास पढ़ी है, वहां से कर जाओ, पारिभाषिक शब्दावली का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो इसकी एक जो पीडीएफ है जो कि आरएएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको पूरी तरह से निशुल्क प्रोवाइड करवाई गई है, और दूसरा तरीका ये है जो निशुल्क मतलब जो आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज में नहीं एनरोल्ड है उनको कैसे मिल सकती है पीडीएफ। तो व्हाट्सएप नंबर है 9145902683, यहां पर मैसेज कर दो, मिल जाएगी, ठीक है। 5468 शब्दों को कैटेगराइज किया हुआ है कठिन और सरल के हिसाब से, ठीक है। और ये क्लास देख लेना, पारिभाषिक शब्दावली समाप्त, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं कंपोजिशन के टॉपिक्स पर। संक्षिप्तीकरण आरबीएससी में भी दिया हुआ है, राघव प्रकाश में भी दिया हुआ है, आपको जो टेस्ट सीरीज दोगे उसमें भी खूब सारा कंटेंट मिलेगा। तो इनफ है, इतना प्रैक्टिस के लिए इनफ है। पलवन, अनुवाद, ये सब इनफ है आपके लिए, पत्र प्रारूप, ठीक है। यहां पर इस बार प्रतिवेदन या रिपोर्ट नया ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सिंपल, एक तो राघव प्रकाश जो कंपोजिशन और ग्रामर दोनों में काम आएगा, आरबीएससी कंपोजिशन ग्रामर दोनों में काम आएंगे। क्या आपको खरीदनी है? बिल्कुल भी नहीं खरीदनी, दोनों को कंपाइल करके आरएएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वहां पर कंटेंट में फ्री मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको फ्री मिलेगी, टेलीग्राम जब चल जाएगा तब। अभी हम टेस्ट वाइज दे रहे हैं इसको, आप जाके देख सकते हो, उपसर्ग प्रत्यय का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है पूरा का पूरा। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना आरएएस मेंस की तैयारी करने वाले सीरियस कैंडिडेट्स तक, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।